मित्रों, नमस्कार। डॉक्टर सरोजिनी तन्हा फेसबुक पेज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम कुछ कहना है मुझे में मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा मेरठ से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गत वर्ष इस कार्यक्रम के 10 एपिसोड मैंने शूट किए थे और प्रसारित हुआ था वो लाइव। इस वर्ष पुनः आप सबों की हौसला अफजाई ने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं इस वर्ष भी नए विषयों के साथ आपके समक्ष आऊं इस कार्यक्रम को लेकर। तो मैं आज पुनः इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा दुष्यंत कुमार पर है, जनकवि दुष्यंत कुमार और सामाजिक सरोकार, जिसमें मैं अपने अतिथि के साथ बात करूंगी। और हमारे आज के अतिथि हैं बीएचयू से प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी। अभी मित्रों, आप लोग अगर जुड़ रहे हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करते चलें ताकि मुझे और मेरे अतिथि को लगे कि हाँ, आप लोग हमें अटेंशन दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आपके कमेंट ही हमारी हौसला अफजाई करेंगे। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और सही मायने में साहित्यकार वही है जो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर अपने आसपास एवं समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति न केवल जागरूक हो बल्कि बेबाकी से उस पर अपनी कलम भी चलाए। सत्ता के अन्याय के खिलाफ ऐसे ही बागी तेवरों की दबंग आवाज थे जनकवि दुष्यंत कुमार जी। आकांक्षा मिश्रा जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। और यादव जी जुड़े हैं, सीमांकन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैं कह रही थी दोस्तों, दुष्यंत कुमार बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में जन्मे थे। जिस समय दुष्यंत जी ने साहित्य की दुनिया में कदम रखा, उस समय हिंदी व उर्दू दोनों ही क्षेत्रों में नामचीन शायरों और कवियों का बोलबाला था। 44 वर्ष की अल्पायु जीकर आपातकाल की परिस्थितियों से क्षुब्ध उनके कवि मन ने समाज को ऐसा साहित्य दे दिया जो आज भी समाज के हित से जुड़ा हुआ है तथा हिंदी और उर्दू साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखता है। उर्दू साहित्य की गजल विधा को दुष्यंत जी ने हिंदी के क्षेत्र में जो मकाम दिया, उसने आने वाली पीढ़ी के हिंदी भाषियों के लिए गजल की राह आसान कर दी। मित्रों, वैसे तो गजल का अर्थ है महबूब से बातें करना, और दुष्यंत जी से पहले जितनी भी गजलें लिखी गईं वे इश्क आशिकी के दौर की थीं और महबूबा या महबूब की तकलीफों और तारीफों के मुद्दों से भरी पड़ी थी। दुष्यंत जी ने गजल को एक नया मयार दिया, नई जमीन दी कि गजल खुद बोल उठी। यहाँ पर मैं अपनी एक गजल को कोट करना चाहूंगी कि जो दुष्यंत जी के मयार को बड़ी बखूबी बयां करती है कि गजल हूं मैं सुखनवर, जब भी मुझ में बात कहता है, मुकद्दर शायरी का भी तो उसके हाथ रहता है। रदीफ काफिए के दायरे के बीच जिंदा हूं, मगर इन बंदिशों का मेरा दिल अब बोझ सहता है। मेरे मिसरे मुझे बोलेंगे, इनको भी तो मौका दो, मेरे मिसरे मुझे बोलेंगे, इनको भी तो मौका दो। अगर शायर कभी मुझ में कोई हक बात कहता है, मुझे मतले से मक्ते तक सजाना छोड़ कर देखो। मेरी पाकीज़ा सूरत में खुदा का नूर रहता है, मैं इश्क आशिकी की हद को पीछे छोड़ आई हूँ। ये आज के दौर की गजल है जो कहती है कि मैं इश्क आशिकी की हद को पीछे छोड़ आई हूँ। मेरी रग में तो अब मुद्दों का ताजा खून बहता है, अरूजो बहर से भी तुम मुझे आजाद कर देखो। है मुझ में मुद्दा, जिंदा से ही अल्फाज कहता है, मेरी हस्ती लिए फिरती है अब परचम बगावत का। मेरा हर शेर है तन्हा, सदा आजाद रहता है, मेरा हर शेर है तन्हा, सदा आजाद रहता है। तो ये आज के दौर में गजल का जो स्वरूप है वो
इसे खुद बयां करती है गजल। ये गजल को शब्द दिए माँ सरस्वती ने, मुझ पर कृपा की और मैंने ये शब्द दिए उन्हें। तो गजल की आवाज और ये स्वरूप दुष्यंत कुमार जी की ही देन थी। दुष्यंत जी की कविताएं सामाजिक सरोकारों से किस तरह जुड़ी रहीं, समाज पर उनकी रचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं सब बातों की चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। अपने कार्यक्रम को कहना है मुझे कि आज की कड़ी में, और अपने अतिथि के साथ हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे आज की अतिथि हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी जी, नमस्कार जी। इस बीच हमारे साथ ओम लता पांडे जी जुड़ी हैं, राजदेव सिन्हा जी जुड़े हैं, अजीत प्रताप जी जुड़े हैं, अजय कुमार जी जुड़े हैं, अजय कुमार जी, मनीष श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, मोहन कुमार झा जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, हम अपने अतिथि का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी, एक संक्षिप्त परिचय। वैसे तो मैंने पोस्ट में डाला था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी अनूप जी के बारे में थोड़ी सी बातें कि अनूप जी हिंदी गजलों पर डेलिट उपाधि प्राप्त हैं, और इनकी गद्य हो या पद्य, दोनों ही विधाएं अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि वे ये जिंदगी का हर रंग दिखाने में समर्थ हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, कई पुस्तकों का अनूप जी ने संपादन किया है, और धारावाहिक और फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे हैं। कई पुरस्कारों से, देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, और वर्तमान में इन्हें महाविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक विकास हेतु साहित्य अकादमी द्वारा 2015 से वाराणसी परिक्षेत्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिस जिम्मेदारी को अनूप जी बखूबी निभा रहे हैं। तो अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारा कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जी पर केंद्रित है, तो हम इस कार्यक्रम की चर्चा शुरू करते हैं और अनूप जी से हम बातें करते हैं, और आप लोग बीच बीच में जुड़ते रहेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। धर्मेंद्र यादव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र यादव जी आपका। अनूप जी, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपका साहित्यिक सफर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। अनूप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे जी हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, जी मैं जी सुन रहा हूँ। जी जी। जी तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आज जो शख्सियत हमारे साथ है, वो खुद एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में समाज में स्थापित हैं। तो आपका ये साहित्यिक सफर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार रोजनी जी, आपको जी और सभी मित्र साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्यिक सफर तो विद्यार्थी जीवन में ही आरंभ हुआ। हम्म। एक चीज होती है, हम सभी जानते हैं जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जी। एक व्यक्ति की निजता होती है, एक अस्मिता होती है, एक अपनी उसकी पहचान होती है। और हम्म। जिसे आचार्यों ने प्रतिभा कहा, जी। वह एक अलग चीज होती है। तो हम्म उस प्रतिभा के कारण और अपने रुझान के कारण, रुचि के कारण व्यक्ति हम्म कुछ लिखना पढ़ना शुरू करता है, और हम्म इसे अध्ययन और बाकी चीजें इसको मजबूत करती हैं। लेकिन हम्म। प्रतिभा पैदा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही प्रतिभा कहा। होती है तो होती है, रचनात्मक हम्म प्रतिभा अगर किसी में है तो है। तो मेरे हम्म साथ ये था कि मुझे छंद का एक, कह सकते हैं कि स्वतः ज्ञान था। छंद में सोचना और लिखना ये हम्म मुझे अच्छा लगता था। और जब मैंने छंद नहीं पढ़े थे, हाई स्कूल में मैंने हम्म रस छंद अलंकार थोड़ा सा जितना पाठ्यक्रम में होता था हम्म हाई स्कूल हम्म और इंटर की कविताओं में, तो सब बाद में पढ़ा। उससे हम्म पहले ही अ, हम्म
मेरी रुचि थी लोक साहित्य को पढ़ने और सुनने की। लोक हम्म कलाकारों को मैं सुना करता था, हम्म जो जो लोकगीत रचते थे, गाते थे, और उन जी दिनों उनको सुनने का एक एक था, महत्व था, और लोग सुना करते थे, खास करके पर्वों जी त्योहारों में। जी तो जी मैं उनको सुनता था, और उनका मुझे थोड़ा सा खास लोक गीतों का, जो घरों में लोकगीत गाए जाते हैं खास खास अवसरों जी पर, जी वह और लोक कलाकारों को सुनना मुझे अच्छा लगता था। तो जी मैं हाई स्कूल में जब था तो कुछ कविताएं मैंने हम्म लिखना आरंभ किया था। हालांकि वो जी कविता क्या, अम, जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में कहानियां होती थी, हम्म। संस्कृत की और हिंदी की, उन कहानियों को छंदों में मैं लिख डालता था। बहुत तो खूब। तो जी मतलब कोर्स की कहानियों को, मैंने कई कहानियों को छंद में लिख दिया। तो छंद हम्म की एक एक नैसर्गिक समझ थी। बाद में हम्म अध्ययन से वो चीजें और साफ हुई। हम्म 11वीं क्लास में था तो पहली बार मैंने अस्वस्थ होने के क्रम में हम्म हॉस्पिटल में मैंने पहली कविता लिखी थी। जो कविता, हम्म मुझे लगता है कि वो सही अर्थों में कविता थी। तो हम्म वहां से फिर ये शुरू हुआ, फिर अ, स्थानीय गोष्ठियों में भागीदारी करना, हम्म, कॉलेज की पत्रिकाओं में छपना, फिर दूसरी पत्रिकाओं में रचनाओं को जी भेजना, छपना, ये सब आरंभ हुआ। जी और बीए में पढ़ रहा था, तो हम्म बीए प्रथम वर्ष में जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने आकाशवाणी गोरखपुर को कुछ कविताएं भेज दी थी, और हम्म उन लोगों को कविताएं ठीक लगी, और मुझे बुला हम्म लिया काव्य पाठ के लिए। वो गीत हम्म और गजल के फार्म में जी कविताएं थी। तो हम्म शुरुआत तो हर व्यक्ति गीत से करता है। जब जी कविता कोई भी लिखना शुरू करता है, और अगर हम्म वो प्रतिभाशाली रचनाकार है, तो शुरू शुरू में हम्म हर व्यक्ति गीत लिखता है। मेरा जो अंदाज है, मैंने जितने कवियों को पढ़ा है, बाद में कुछ हम्म लोग मुक्त छंद में लिखने लगे, लेकिन वो उन लोगों ने हम्म भी शुरुआत में गीत लिखे। तो हम्म वो गीत और कुछ गजल जैसी कविताएं, कुछ भोजपुरी में जी भी लिखता था मैं। तो वो हम्म कविताएं आकाशवाणी से जब मैंने पढ़ी, जी तो अपने आसपास के वातावरण में एक थोड़ी सी पहचान बनी, और हम्म स्वीकृति मिली, परिवार जी की, जी मित्रों की, अपने शिक्षकों की हम्म स्वीकृति मिली हम्म वहां से। फिर गजलें और गीत पढ़ना ये जारी रहा। हम्म उस जमाने में कवि सम्मेलन बहुत होते थे, और बड़े बड़े हम्म रचनाकार जिनको हम लोग हम्म, पढ़ते हैं अब, जी वो गोपाल दास नीरज हों, हम्म चाहे जी भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या हम्म सोम ठाकुर हैं, या और भी उस समय के जितने गीतकार थे, भारत भूषण वगैरह, जी वो सारे लोग मंचों पर आते थे। हम्म और श्याम नारायण पांडे इधर हुआ करते थे, तो हम्म उनके साथ बहुत सारे कवि, संतोष आनंद जो फिल्मों में हम्म लिख रहे थे उन दिनों। जी जी तो बिल्कुल इन लोगों को सुनना अच्छा लगता था, सुनना, सीखना, इनके जैसा करने की कोशिश करना, ये सब क्रम चल रहा था। फिर हम्म दुष्यंत कुमार और कुंवर बेचैन और अदम जी गोंडवी, हम्म इनकी गजलों से साक्षात्कार हुआ। एमए के जी विद्यार्थी के रूप में दुष्यंत हम्म कुमार की गजलें सारिका में पढ़ी, और हम्म फिर बाद में संग्रह उनका मिला। हम्म और अदम गोंडवी की गजलें खूब उन दिनों छपने लगी थी, उनका वो उभार का समय था उनका। कुंवर जी बेचैन के दो तीन संग्रह उन दिनों आए हम्म थे। वो हम्म शामियाने कांच के, हम्म रस्सियां पानी की, ये जी सब महावर इंतजारों का, ये सब संग्रह हम्म आए। तो इन इन सब ने प्रभावित किया। वो गजलें जो थी, वो हम लोग मित्रों के साथ बैठकर पढ़ते थे, गुनगुनाते थे। जी तो एक वातावरण उससे बन रहा था, साहित्यिक एक आपस हम्म में। और फिर जी उनको पढ़ते हुए उनके जैसा लिखने की एक ललक भीतर शुरू हुई, और ढूंढ जी ढूंढ करके किताबें, लाइब्रेरियों में दिन दिन भर बैठकर किताबें पढ़ना, हम्म गीतकारों की, कवियों को। और बहुत सारे हम्म कवि जो हमारे पाठ्यक्रम में थे, वो तो थे जी ही, जो जी जिनको हम लोग अज्ञे, हम्म मुक्तिबोध, और जी गिरिजा कुमार माथुर, और जो दूसरे कवि थे हमारे पाठ्यक्रम में, हम्म वो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, धूमिल वगैरह, जी तो इनको हम्म तो अलग ढंग से पढ़ ही रहे थे। लेकिन हम्म इन कवियों को, खास करके दुष्यंत, कुंवर बेचैन
अदम गोंडवी, बाद में और लोग उसमें जुड़ने लगे। बाद जी। में सूर्य भानु गुप्त, जी। नंदलाल पाठक और जहीर कुरैशी। जहीर कुरैशी को हम लोगों ने उन्हीं दिनों सुना और प्रभावित किया जी। उन्होंने। तो ये रचनाकार जो हैं, शेर जी। जंग गर्ग, इन हम्म। लोगों को पढ़ा तो इनकी गजलें हमें अच्छी लग रही थी। फिर हम्म। माधव मधुकर उन दिनों लिख रहे थे। डॉक्टर जी। उर्मिलेश बहुत हम्म। अच्छा लिखते थे और पाठ भी अच्छा करते थे। तो हम्म। उर्मिलेश जी, माधव मधुकर, ये हम्म। लोग उन दिनों बढ़िया लिख रहे थे। तो जी। इन सारे लोगों को पढ़ते हुए, इनको हम्म। आत्मसात करते हुए हम्म। हमने अपनी यात्रा आरंभ जी। की। और बहुत उसके खूब। बाद फिर 84 में जब था, तभी एक छोटा सा संग्रह आ गया था। एमए फाइनल का हम्म। विद्यार्थी था। जी। और फिर 2000 में गजलों का संग्रह कायदे से आया, हम्म। बंजारे नयन। और उसके बाद हम्म। रोशनी खतरे में है, और हम्म। रोशनी की कोपलें, वो तेरी आंखें बहुत बोलती हैं, ये सब संग्रह हम्म। आने लगे। तो जी। बाद में मतलब गजलों के 8 संग्रह, कविताओं का एक संग्रह, गीतों के 2 संग्रह, ये सब, और आलोचना की जो किताबें हो तो अपने ढंग से वो अलग हम्म। कार्य है, वो बहुत परिश्रम वाला काम है। हम लोगों को सब करना पड़ता है अपनी रुचि के हिसाब से। जी। गजलों पर एक किताब मतलब एक लिखने तरह की, से ये आलोचना हुआ। की जी। योजना थी जी। एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि आप एमए तक आते आते आप एक साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गए अच्छी तरह से। पुस्तक आपकी जब आ गई उस समय, तो हाँ, समाज में वो स्वीकृति तो हो ही वो गई। एक वह अत्यधिक उत्साह था। हालांकि बाद में जी। लगा कि उतनी इतनी जल्दी किताब नहीं आनी चाहिए थी, हम्म। लेकिन आ गई तो आ हम्म। गई। आ गई तो आ गई। हाँ, तो सही वो बात है। आई। और हाँ हाँ, हम्म। अब गुरुजन जो है उनका स्नेह मिलता था। प्रोफेसर रामचंद्र जी। तिवारी ने उसकी भूमिका लिखी जी। थी। तो बड़ा नाम हम्म। था प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी, बड़े हम्म। आलोचकों विद्वानों में से थे। जी। और फिर प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव बहुत अच्छे गीत हम्म। लिखते थे। जी। प्रोफेसर विश्वनाथ दत्त तिवारी, बड़े कवि और जी। आलोचक। तो हम्म। जो उन दिनों वहां पर देवेंद्र कुमार जो गीतकार थे, देवेंद्र जी। कुमार बंगाली, तो उनसे हम्म। बैठ करके बहुत कुछ सीखना होता था। तो वो जी। वो वो प्रशिक्षण और लिखना, ये सब साथ साथ चला जी। जी। बहुत बढ़िया। मतलब कई उम्दा साहित्यकारों का सानिध्य और उनका वरद हस्त आप पर रहा, आपकी साहित्य साधना को आगे बढ़ाने में। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा माहौल मिले तो जिसको साहित्य ना भी आता हो वो भी साहित्यकार बन जाए। आप में तो पैदाइशी गुण थे, आप जन्मजात साहित्यकार एक तरह से कह लीजिए कि थे। अनूप जी, आपने हिंदी गजलों पर डीलिट की। विधाओं और विषयों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी का साहित्य अपने आप में काफी समृद्ध है, परिष्कृत है, सुसंस्कृत भी माना जाता है। तो क्या कारण थे कि आपने अपने डीलिट के लिए उसे छोड़कर हिंदी गजलों को चुना? मैंने हिंदी की जनवादी कविता पर काम किया था। अच्छा। कविता ही मेरे अध्ययन का क्षेत्र रही है, और शुरू से ही हम्म। मैं जी। कविता पर ही पढ़ना लिखना पसंद करता हूँ। पढ़ना जी। पढ़ाना सब। तो जी। गीत गीत मेरी प्रिय विधा रही है, और हम्म। गजलें भी। जी। बाद में मुझे मैं गीत तो लिखता ही रहा, गीतों से ही मेरी हम्म। पहचान बनी थी। जी। वो मेरे बहुत सारे गीत उन दिनों हम्म। सांस्कृतिक आंदोलनों में गाए जाते थे। जी। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं हम्म। में नहाई न हो, शाम हम्म। सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की जी। आंख फिर डबडबाई न हो। तो ये जी। गीत तो बड़ा चर्चित हुआ, और लोग गाते हम्म। हैं अब भी उसको। कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। हम्म। तो गीत के साथ में गजल लिख रहा था, और जी। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि हम्म। गजल के एक शेर में जी। अ, अगर सलीके से कहा जाए तो भावों और विचारों की जितनी जी। सघन अनविति होती है, और जितने हम्म। बढ़िया ढंग से एक शेर में बड़ी बात कही जा सकती है, और जी। दूसरी विधाओं में वो संभव नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से 100% सही। हिंदी में दोहे लिखे गए, जी। एक दोहे में बड़ी बात कही जा सकती है, हम्म। उसी तरह से गजल के एक शेर में
जी। बहुत कुछ कहा जा सकता है। और कई बार हम्म। ऐसा होता है कि लगता है कि ये पूरा पूरा एक कहानी या एक उपन्यास का विषय है, जो गजल के जी। एक शेर में कह दिया गया। जब कोई कुशल रचनाकार कहता है तो एक शेर जी। में बड़ी बात कह हम्म। देता है। तो ये मुझे हम्म। ज्यादा अच्छा लगने का दूसरे जो गजल में संप्रेषण की क्षमता है। जी। अगर मन से बात कही गई है, हम्म। कायदे से कही जा रही है, उसका लहजा अच्छा है, और गजलकार सहज मनोवृत्ति से लिख रहा है, और जी। भारी भरकम डिक्शनरी वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम्म। सहज मन से बात कही जा रही है, तो वह जी। पाठक के मन तक तुरंत संप्रेषित होती है। यह बिल्कुल ताकत सही है कहा गजल आपने। की। जी। अगर हमने मन से बात कही हम्म। और और अपनी बोली बानी में कही, तो हम्म। वह बात तुरंत पाठक तक संप्रेषित हो जाती है। ये गजल की ताकत है, ये अन्य विधाओं में जी। नहीं है उस तरह। जी। तो इसलिए गजल मुझे अच्छी लगी, और फिर मेरी योजना ये थी कि मैं गजल पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखना चाहता था। फिर मेरे हम्म। मन में आया कि फिर इसको फिर इस विषय को मैं डीलिट के लिए हम्म। रजिस्टर्ड करा लेता हूँ। जी। और तो ये किया मैंने, रजिस्ट्रेशन कराया, और उस हम्म। बहाने डिलीट भी हुई, और आलोचना पर और 2 किताबें हो गई। हिंदी गजल का स्वरूप और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, और हिंदी हम्म। गजल की प्रवृत्तियां, ये दोनों किताबें जो आई थी जी। मेरी 2006-7 में, तो हम्म। ये उसी थीसिस का अंश थी। हालांकि बहुत जी। कुछ उसमें से अभी प्रकाशित नहीं हुआ, बाद में फिर मैंने और जो काम जी। किए तो वो सब का। ओके। लगता है सर की कनेक्टिविटी अभी जुड़ जाएंगे सर। दीपक तिवारी जी जुड़े हैं। दीपक तिवारी जी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सविता सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका। शिखा यादव जी बहुत स्वागत करती हूँ। अनिरुद्ध विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। प्रवीण क्षत्री जी बहुत स्वागत है आपका। सुमन श्री उपाध्याय जी हार्दिक अभिनंदन है। अनिरुद्ध विजय जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। सविता सौरभ जी बहुत आभार। आप लोग निरंतर उत्साह बढ़ा रहे हैं। राजीव प्रखर भाई तुम आए, बहुत अच्छा लगा। पूरे मुरादाबाद को हम सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहना। दीपक तिवारी जी बहुत स्वागत करती हूँ। जया गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार राजीव भाई। अनूप जी की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है, अभी जुड़ जाएंगे। अजय कुमार जी बहुत आभार। अजीत प्रताप सिंह जी बहुत आभार है आपका। आप लोग आए, आप लोग अपना समय दे रहे हैं और हमारी निरंतर हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी मेरी अनूप जी। आवाज जा रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ हेलो। रही है। हाँ हाँ आ हेलो। रही है, आ रही, आ रही है अनूप जी। हाँ, वो कुछ जी समस्या आ गई कनेक्ट। है नेटवर्क की, मुझे लग रहा जी है। जी 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 जी। हाँ। हाँ, फिर से वो जुड़ गया है। जी जी जी। जी। तो मैं तो ये कह अनूप रहा जी। था कि जी। वो योजना हम्म। तो योजना तो मेरी थी एक किताब लिखने हम्म। की जी गजल पर, लेकिन उसके साथ जी। साथ डिलीट भी हुई। और क्योंकि ये हम्म। विधा मुझे गजल की पसंद है, इस पर मैं काम जी करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको चुना। जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनूप जी जैसे कि आम धारणा है कि गजल तो केवल गजल होती है, और जो मूलतः उर्दू साहित्य की विधा है, तो इसके हम्म। साथ हिंदी जोड़ना कहाँ तक उचित है? या फिर जिसे आप हिंदी गजल का नाम देते हैं वो उर्दू गजल से कहाँ अलग है?
कुछ इस बारे में प्रकाश जी डालिए। जी। अ, वास्तविकता तो ये है जी। कि भारत में गजल के आरंभिक रचनाकार अमीर खुसरो थे। जी। और अमीर खुसरो हिंदी के भी कवि हैं और उर्दू के भी कवि हैं। जी। हालांकि जब अमीर खुसरो लिख रहे थे उस समय उर्दू भाषा का जन्म नहीं हुआ था। हम्म। उर्दू उर्दू का जन्म तो भारत में ही हुआ और बाबर हम्म। के आने के बाद हुआ। जी। वो वह वह लश्करी जबान बनी। दिल्ली के हम्म। आसपास की जो बोलियां थी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, जी। और उसके साथ जो सेना के लोग थे और उनके आसपास हम्म। रहने वाले जो लोग थे जो दुकानें लगा रहे थे, उनके बीच हम्म। अपनी बातों के प्रचार प्रसार के लिए, आदान प्रदान के लिए एक नई जी। भाषा विकसित हुई, जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द थे और हिंदी के भी हम्म। शब्द थे। और हम्म। उर्दू नाम की एक भाषा का जन्म हुआ, जिसका नामकरण बहुत आगे आकर बाद में हुआ। जी। तो उस समय हम्म। उसको अन्य नामों से जाना जाता था। उर्दू जी। आरंभ में भाषा के रूप में नहीं जानी जाती थी। जी। तो आ, एक अगर हम लोग हम्म। भाषाओं की बात न करें तो बहुत फर्क नहीं है हिंदी और जी। उर्दू में। अगर हम हम्म। लेकिन हम्म। आ, आरंभ में बहुत सारे गजलकार जो हुए, जी। वो हालांकि हिंदी में भी उसकी एक लंबी परंपरा है। वो हम्म। वो अमीर खुसरो के बाद कबीर से हम्म। लेकर प्यारेलाल शोकी तक, और संत तुलसीदास एक हुए जी। जो इस तुलसीदास से अलग है। जी। तो उन्होंने गजलें लिखी हैं। और हम्म। फिर बाद में बहुत सारे लोग, भारतेंदु युग के रचनाकारों ने, छायावाद के रचनाकारों हम्म। ने, हम्म। प्रसाद ने और निराला ने तो बहुत अच्छी गजलें लिखी। शमशेर जी। बहादुर सिंह ने, बलवीर सिंह जी। रंग ने, जी। इन लोगों ने अच्छी हम्म। गजलें कही हैं। तो एक हम्म। परंपरा इधर से हिंदी में भी आ रही थी, जी। लेकिन हम्म। उर्दू में इसकी बहुत शानदार परंपरा थी। उर्दू जी। में वली दकनी से लेकर मीर और नजीर अकबराबादी और सौदा और बहुत सारे रचनाकार जी। इधर आधुनिक युग में आकर, वो इकबाल, फिराक, जी। हम्म। मखदूम, और हम्म। ये फैज वगैरह ने, जी। मजाज ने बहुत अच्छी हम्म। गजलें कही। तो जी। गजल अपना विकास तो अपने ढंग से कर रही थी, लेकिन जी। जो गजल का शाब्दिक अर्थ था, जी। गजल उसके ज्यादा करीब थी। जी। मतलब गजाल से निकलकर हम्म। गजाला, और गुफ्तगू जो थी, हुस्न और जी। इश्क की गुफ्तगू, जी। प्रेमी जी। और प्रेमिका के वार्तालाप जी। से गजल ज्यादा जुड़ी हुई थी। हालांकि हम्म। उसमें सामाजिक सरोकार भी आ रहे थे। जी। वो अहमद फराज हो, चाहे बशीर बद्र हो, निदा फाजली हो, वसीम बरेलवी हो, इन लोगों के जी। यहाँ सामाजिक सरोकार भी आ रहे थे। लेकिन जी। प्रधान रूप तो प्रेम वाला ही था ज्यादातर लोगों के यहाँ। जी। हिंदी में निराला ने उसको थोड़ा सा बदला था। निराला के जी। यहाँ वो थोड़ी बदली हुई दिखाई पड़ती है, शमशेर हम्म। के यहाँ हम्म। दोनों चीजें दिखाई हम्म। पड़ती है। जी। दुष्यंत कुमार ने इसको एक जी। झटके में बहुत कुछ बदल दिया। जहां तक जी। सवाल है गजल के साथ हिंदी या उर्दू लगाने का, वह जी। यह कि अब ये दो भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हर जगह हम्म। हिंदी विभाग है, उर्दू विभाग है, उनके जी। कार्यालय हैं। हमारे यहाँ हम्म। अरबी भी है, फारसी भी है, हम्म। उर्दू भी है। मतलब तमाम भाषाएं पढ़ाई जाती है बीएचयू में ही। तो जी। जब ये अलग अलग भाषाएं हैं, जी। अलग अलग विभाग हैं, तो उसके साथ जब अब जैसे हम कविता कहते हैं, अब जी। हम कविता कहते हैं, तो हम हम्म। मराठी कविता कहते हैं, हम बांग्ला की कविता कहते जी। हैं, हम असमिया की कविता कहते हैं। तो अगर हम इनके साथ कहते हैं, तो गजल के साथ हिंदी में जो गजल लिखी जाए उसके साथ हिंदी गजल कहना जरूरी होता है। जी। उसको कहना कहना पड़ेगा। जब अलग हम्म। अलग विभाग हैं हम्म। इनके,
तो कहना पड़ेगा भाषाएं अलग हैं, मान्यता प्राप्त हैं। तो जिस तरह से हम गीत की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, बताते हैं कि ये पंजाबी की कविता है, ये पंजाबी के कवि है, ये जी बांग्ला के कवि है। तो इसी तरह से गजल में भी ये विभाजन हुआ, और ये इसका ये उचित ही है, उचित है इसका विभाजन करना। और गजल हिंदी, गजल के साथ हिंदी शब्द लगाना उचित शब्द है। लेकिन पैरामीटर वही है, उनके हैं। जी, हिंदी हो गजल हो या उर्दू गजल हो, उसी अरूज और बहर दोनों में ही आवाज होंगे। आवाज मैडम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ, अभी सुन आपकी पा रहे हैं बात आप साफ मुझे? सुनाई नहीं पड़े जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हिंदी गजल हो या उर्दू गजल हो, पैरामीटर तो वही होगा जो गजल का अरूज और बहर जो चीजें हैं जिन पर जिसको गजल नाम दिया गया, तो वो हिंदी गजल हो या उर्दू गजल हो, दोनों में एक समान चीज होगी ना, व्याकरण बहर की दृष्टि से। और छंद की अगर आप बात कर रही हैं जी जी। जी, या इसमें भी कुछ भिन्नता है? नहीं, दोनों में, दोनों ही गजलों में जी जो जिंदगी है वो है, जो जी। जीवन का यथार्थ है वह है, हम्म। ये होना चाहिए। जी उर्दू गजल अपनी परंपरा से, क्योंकि उसकी एक समृद्ध परंपरा थी, इसलिए जी। उस परंपरा से बहुत आगे तक, बहुत दूर तक बंधी हम्म रही, और अब भी हम्म। बहुत सारे लोग बंधे हुए। जैसा कि जी। मैं कह रहा था कि इकबाल उसको कहीं तोड़ रहे थे, फिराक हम्म गोरखपुरी उसमें नई चीज दे रहे थे, फैज हम्म अहमद फैज फैज के यहाँ हम्म। जीवन की जो अन्य समस्याएं वो आ रही थी। जी लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी गजल जी के नाम पर प्रेमी और प्रेमिका का वार्तालाप ही करते रहे हैं। ये समस्या ये हिंदी में भी है। जी। हिंदी में हुआ नहीं मैं। ये कि दुष्यंत जी ने उन सारी चीजों को किनारे कर दिया। जी दुष्यंत कुमार जब आए जी तो उन्होंने उस कविता का केंद्र बिंदु बदल दिया, गजल का केंद्र बिंदु बदल दिया, जी। और गजल अपने मूल अर्थ हम्म। गजाला से अलग हुई। जी गजल जी। जो है वह हम्म। अपने मूल अर्थ से अलग हुई। ये काम दुष्यंत जी कुमार ने किया। जी। दोनों के दोनों के यहाँ हम्म। जो हमारा समाज है, समाज की जो समस्याएं हैं, जो विकृतियां जी। हैं, जो जीवन के अन्य पक्ष हैं, जो जरूरतें हैं, जी जो जीवन संघर्ष है, ये आ रहा है, ये आना चाहिए। जी जी हिंदी में ये चीजें ज्यादा मुखर और ज्यादा प्रखर होकर आने लगी दुष्यंत के जी हस्तक्षेप के बाद। जी। क्योंकि दुष्यंत ने एक बड़ी हम्म। बात कही थी। दुष्यंत कुमार ने, हम सभी जानते हैं कि जब वो आए तो उनकी गजलों की जो पृष्ठभूमि है वो आपातकाल की जी पृष्ठभूमि है। आपातकाल की देश में पृष्ठभूमि। आपातकाल की आशंका घर आ रही थी। जी दुष्यंत जब लिखना आरंभ कर रहे थे, उन्होंने मुक्तचंद में भी जी कविताएं लिखी, उन्होंने काव्य नाटक लिखे, उन्होंने गद्य की विधाओं में लिखा, उन्होंने बहुत सारे हम्म गीत लिखे। लेकिन हम्म। दुष्यंत को ये लग रहा था कि हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं वह इन कविताओं में नहीं हो पा रहा है, और जी यह कविता जनता तक जा नहीं रही है। जी। जो, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे समय के बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो हम्म। दावा तो कर रहे हैं कि हम अपनी कविता से जी समाज को बदल देंगे, लेकिन जी। यह कविता जनता तक संप्रेषित नहीं हो रही है। ये दावे हम्म खोखले साबित हो रहे हैं। हम्म। इसलिए उन्होंने एक शेर उद्धृत किया था, हाथों पे अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे हम्म। अंगारों की तासीर बताए। तो क्या है? मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे इस बात को कैसे कहूं। तो फिर हम्म। उन्हें गालिब की याद आई कि अगर जी। गालिब इतने संवेदनशील कवि थे, वह अपनी हम्म। बात गजल में कह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कह सकता। और उन्होंने बिल्कुल। गजलें कही। वह हम्म। जो गजलें हैं उसके जी केंद्र में पूरी तरह से हम्म। राजनीतिक चेतना है। जी दुष्यंत कुमार ने गजल के विषय को बदल दिया, जी। पूरी तरह से विषय में परिवर्तन किया। जो उस हम्म समय की राजनीति थी, राजनीतिक समस्याएं हम्म। थी, जो राजनीतिक जी। आतंकवाद था एक तरह का। अगर हम्म। किसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कहा तो सीधे जेल गया, जी
सारा देश जेल जी खाने में तब्दील होने लगा था। जी तो उस जी दौर में दुष्यंत कुमार ने गजलें कहीं हम्म, और जुल्म के रूबरू आंखों में जी आंखें डालकर दुष्यंत कुमार ने गजलें कही। जी और जी एक एक नई बात कही उन्होंने। उन्होंने जब ये जी कहा था कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज हम्म, शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। क्या बात है, मुझ में वाह। रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर हम्म, गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान। ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कही है। मतलब जी आ, वो एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं हम्म, कहो जी इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। ये जी सीधे सीधे इंदिरा गांधी को हम्म, केंद्र में रखकर ये बातें की जा रही थी। और जी यह ध्यान रहे कि यह वह समय था जब बहुत हम्म, सारे कवियों ने हथियार डाल दिए थे। जी तत्कालीन समाज के प्रति, तत्कालीन राजनीति के बारे में लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। जिसने जी जरा भी जबान खोली वो जेल गया, हम्म, और लोग डरे हम्म, हुए थे। जी उन्हीं दिनों नागार्जुन जी ने एक कविता, सत्य नाम की एक कविता लिखी थी, जिसमें जी सत्य को लकवा मार मार गया है। उसके सारे हम्म, अंग नीचे का ऊपर का अंग सारा बेकार हो गया है। वो हम्म, सिर्फ बोलता नहीं, और सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है, ताकता रहता है। जी जी तो उस समय इतने साहस के साथ दुष्यंत ने यह जी कहा कि एक गुड़िया की कई जी कठपुतलियों में जान है, हम्म, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। जब उन्होंने कहा कि आ, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस हम्म, अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जब क्या ऐसा कह रहे थे तो जी जयप्रकाश नारायण केंद्र में थे। जी जयप्रकाश नारायण ने बगावत हम्म, कर दिया था, और बहुत सारे लोग, हजारों लोगों के साथ वो गांधी जी मैदान में वो प्रदर्शन कर रहे हम्म, थे। तो सारी जी उम्मीदें उस बूढ़े आदमी पर थी। एक हम्म, सारे लोगों ने हार नहीं मानी है, जी यह वो कह रहे थे। और जो जी एक शेर इसमें आता है कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर हम्म, गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। जी एक बड़ा रचनाकार, समर्थ रचनाकार अपने समय का नेतृत्व कर रहा होता है। हर आदमी हम्म, कवि नहीं हो सकता है। तो जी कवि जो है, जो रचनाकार है, वह हम्म, अपने समय का, अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। दुष्यंत यह काम बहुत कायदे से और बड़ी निर्भीकता के साथ कर रहे थे। जी हालांकि आकाशवाणी में वो सर्विस कर रहे थे उन दिनों, और उनसे सवाल किए हम्म, गए थे जी कि ये बूढ़ा आदमी कौन है तुम्हारी कविता में। जी और दुष्यंत कुमार ने कहा था कि ये विनोबा भावे हैं। जी विनोबा भावे का नाम लेकर काम चला लिया था, जबकि बूढ़ा जी आदमी तो चंद्रशेखर वो थे। हम्म, हाँ, तो जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण थे, जी तो बच गए थे उनका नाम लेकर। हम्म, हाँ, तो हम्म, और फिर बहुत सारी गजलें उन्होंने ऐसी कही। वो जी मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल हम्म, आपको सुनाता हूँ। यह बिल्कुल यह केंद्र का बदलाव था। गजल हम्म, जो या तो राजमहलों से जुड़ी थी, या मुजरों हम्म, से जुड़ी थी, जी या कुछ बड़े घरानों से जुड़ी थी। जी गजल ने घर में प्रवेश किया दुष्यंत कुमार के साथ। मैं बिल्कुल जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल हम्म, आपको सुनाता हूँ। सुनाता तो हूँ गजल ओढ़ना बिछौना बनी। जी गजल हमारे घर में आई, और जी जिंदगी की जरूरतों हम्म, से मुखातिब होने लगी। जिंदगी की जी जरूरतें गजल में हम्म, आने लगी। ये दुष्यंत आई कुमार ने काम किया था। और जो जी तत्कालीन राजनीति थी, उस राजनीति हम्म, पर जी जमकर जितना कहा जा सकता था, दुष्यंत कुमार हम्म, ने बड़ी हम्म, निर्भीकता के साथ उस राजनीति का अपनी गजलों में चित्रण किया था। जी तो जी, तो यह जो प्रखरता, यह जो मुखरता हिंदी गजल हम्म, में आई, जी हिंदी गजल सामान्य जन की जबान बनी, ये दुष्यंत जी कुमार के कारण आई। फिर वो परंपरा आगे बढ़ी दुष्यंत से। जी 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 बहुत सही कहा आपने। दुष्यंत जी ने गजल को एक नया विषय तो दिया ही। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि विषय तो बदला गजल में,
तो उसकी जो व्याकरण था, जो उसका शिल्प था, वो तो वही रहा होगा ना। ये जैसे गजल को किसी ने गीतिका और कई सारे नाम दिए गए हैं, तो वो उनमें क्या भिन्नता है कि ये गजल नहीं है, आपकी आवाज गीतिका है, साफ क्योंकि नहीं हो रही वही है, मुझे रवि मुझे काफिये उसी आपकी तरह आवाज चलते सुनाई हैं। नहीं पड़ रही है। आप जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैडम, फिर से आप बात करें, मुझे सुनाई नहीं आप पड़ रहा है। आप सुन पा रहे हैं? अभी सुनाई दे रहा है आपको? जी, आप मैं प्रश्न आपसे करें। ये, जी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि गजल को विषय तो बेशक नया मिला, लेकिन उसका जो व्याकरण था, जो उसका शिल्प था, वो तो वही रहा ना, चाहे हिंदी गजल हो या उर्दू गजल हो। उसमें भी कुछ भिन्नता आई या वो वही रहा? आप मुझे सुन पा रहे जी हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आई है जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि गजल जी को हाँ, बेशक बोले। विषय नया मिला, दुष्यंत जी ने एक नया मुद्दा दिया, नया विषय दिया गजल के लिए, लेकिन जो उसका व्याकरण था, जो उसका शिल्प जी था, वो तो वही रहा ना, या उसमें भी कुछ भिन्नता आई? मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, शिल्प शिल्प जी, की दृष्टि से। जैसे कुछ लोगों ने होता कहा ये है, गजल है नहीं, गीतिका है, या ये कुछ और नाम दिया कि ये गजल नहीं है, ये है, जबकि चीज वही थी। आपकी आपकी सारी बातें मुझ तक नहीं आ पाई, लेकिन अच्छा। आपकी यह बात मेरी समझ में आ रही है जी कि गजल का जो व्याकरण था, जी जी वह तो वही था कि बदल गया। जी, वही जी वही मैं जी, जानना चाह रही थी कि चाहे गजल हिंदी हो या नहीं, उर्दू हो, हाँ उसमें जी, फॉर्मूला वही रहेगा। अच्छा अनूप जी, एक चीज और है, जब हम मैं दुष्यंत जी की बात करते हैं, तो आपकी आप दुष्यंत, पता आप नहीं एक बार क्यों, वो जी बताएं। मैं जितना सुन पाया हूँ उसके हिसाब से जी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, जी बिल्कुल। मैं आपसे मामला ये ये कह है। रही हूँ। जी जी, जी, बोले, आप बोले। होता ये है जी जी कि किसी भी रचना में जी जो कविता का कंटेंट होता है, जो अंतर्वस्तु होती है, जो भाव होता जी, है, जो विचार होते हैं, ये जी प्रधान होते हैं। जी और जो शिल्प है वह जी उसकी सेवा करता है। जी। अभिव्यक्ति की प्रणाली अनुभूति को व्यक्त करने के लिए होती है। हम्म। तो जब किसी कविता की अंतर्वस्तु बदलती है तो जी उसका शिल्प भी बदल जाता है। जी। बाहर तो बाहरें तो वही है, छंद तो वही है, और जी छंद छंद के अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अगर कोई जी गजल लिख रहा है तो जी उसकी गजलें जी गजल की कसौटी पर खड़ी खड़ी उतरनी चाहिए। जी। गजल के जो प्रतिमान हैं, जो हम्म। काफिया, रदीफ, बहर हम्म। और वजन इत्यादि जो चीजें जी हैं, या जी। हिंदी में जो मात्राएं हैं, उसके हम्म। हिसाब से वह सही होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका मीटर, उसका छंद सही होना चाहिए। ये तो हम्म। उर्दू में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, गुजराती जी में गजलें लिखी जा रही हैं, किसी भी जी भाषा में हो, तो वो तो रहेगा। जी लेकिन हम जिस तरह की बात करते हैं, हमारी भाषा वैसी ही होती है। जी हम प्रेम से बात कर रहे हैं तो हमारी भाषा प्रेम की है। हम नाराज होकर बोलते हैं तो हमारी भाषा दूसरी हो जाती जी है। हम किसी बहुत समझदार आदमी से बात कर रहे हैं तो हम दूसरे ढंग जी से बात कर रहे हैं। हम कक्षाओं में बात करते हैं अपने विद्यार्थियों से तो थोड़े जी। दूसरे ढंग से बात करते हैं। हम हम्म। किसी छोटे से बच्चे से बात करते हैं तो हम्म। हमारा पूरा का पूरा लहजा बदल जाता है, हमारी भाषा बदल जी जाती है, हमारा टोन बदल जी। जाता है। और बहुत छोटे बच्चे से बात करते हैं, अभी मैंने एक हम्म। कविता में इस बात को कहा था, तो हम जी। तुतलाते हैं उसके साथ। हाँ, बच्चा बिल्कुल तुतलाता सही। है तो हम उसके साथ तुतला कर हाँ, बातें करते हैं। बिल्कुल। तो यह मामला जो है वो अंतर्वस्तु का मामला है। कविता, जी अब दुष्यंत जो बातें कह रहे थे, जी उस बात को बहुत मधुर ढंग से नहीं कहा जा सकता है। उस जी बात को उसी तेवर में कहना पड़ेगा। बिल्कुल। जब वो ये कह तभी रहे वो थे संप्रेषण होगा कि उसका। अब तो जी, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे। या बिल्कुल। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगो, कि जैसे हम्म। जल में झलकता हुआ मान लो। तो अब बस। जैसी अंतर्वस्तु होगी
वैसे वैसा ही शिल्प होगा। तो जी व्याकरण तो वही है, लेकिन जी जो भाषा है, जो लहजा है, जो जी शब्दावली है, जी अगर अगर विषय राजनीतिक है और हम हम्म दुखी हैं, हम आक्रोश हम्म, से भरे हुए हैं, तो उसमें उसकी शब्दावली बदल जाएगी। ये जी होता है। ये जी अब जब वो कह रहे थे कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, हम्म, एक पत्थर एक तो पत्थर तो तबीयत से तबीयत उछालो से यारो। उछालो यारो। जी अब इसका अंदाज अंदाज देखने लगे, दूसरा अंदाज है। तो उन जी विपरीत परिस्थितियों में जी दुष्यंत पत्थर उछालना चाहते थे। समय हम्म ऐसा था कि बोलना भी मना था, लोग बोल भी नहीं सकते हम्म थे। जी तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात हम्म जरूरी है इस बार के लिए। दुष्यंत कह रहे जी थे कि हमारा जो जी निजाम है वो शायर की हम्म जबान सिल रहा है। जी हमारा जो शासक है वह अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा रहा है। जी और क्योंकि शायर आक्रामक होते जा रहे हैं, इसलिए व्यंग में हम्म कह रहे हैं कि ये जरूरी भी है, जी क्योंकि नहीं बोलेंगे तो जनता को जागृत तो करेगा, जनता को लामबंद करेगा अपने ढंग से। जी तो जी दुष्यंत ने जो गजलें कही, जी वह क्योंकि वो गजलें उनको मथ रही थी, उसकी अंतर्वस्तु उनको परेशान कर रही थी, इसलिए हम्म दुष्यंत वो कह रहे थे। इंदिरा जी गांधी के नाम ऐसे एक गजल लिखी थी दुष्यंत ने। अब जी कल्पना करिए कि वह समय था आपातकाल वाला, हम्म हम्म और इंदिरा गांधी के नाम से दुष्यंत कुमार गजल लिख रहे थे। हम्म और वो गजल, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर चिराग नहीं गजल मयस्सर नहीं शहर शहर के के लिए, लिए। जी शहर के लिए। ये गजल इंदिरा गांधी को संबोधित है। जी कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ जी चिराग मयस्सर नहीं शहर के शहर लिए। के लिए। जी और फिर वो हाँ, वो और फिर उसमें ये कि मैं हम्म, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं जी सकता, मैं जी बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जी वो मुतमईन है, वो जो वहां हम्म बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी हम्म ताकत पर बड़ा भरोसा है। वो हम्म आश्वस्त हैं कि कहीं जी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हिलेगा नहीं, ज्यों का त्यों चलता हम्म रहेगा। लेकिन जी मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जी दुष्यंत अपनी आवाज में वह असर जी लाने की कोशिश कर रहे थे कि जी जिससे ये समाज हम्म बदले। जी जियो तो अपने बगीचे में, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर हम्म की गलियों में गुलमोहर के लिए। ये जो जी प्रतीक गुलमोहर का दिया, जी जी अगर हम जिए तो जी एक खुशहाल जिंदगी जिए, अपने घर में, अपनी गली हम्म में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जिए बिल्कुल तो गुलमोहर के तले जिए, और मरे हम्म तो उन खुशियों की तलाश करते हुए, जिन जी जगहों पर हमारी खुशियां बंदिनी जी हैं, उन खुशियों जी की तलाश करते हुए उनके लिए संघर्ष हम्म करते हुए मारे जाएं। ये जी परिकल्पना कर रहे थे दुष्यंत। तो एक जी पूरा का पूरा बागी तेवर था उनकी गजलों में। जी और वो परिवर्तन तमाम सारी गजलों में दिखाई पड़ता है। जी हो गई है पीर, जो उनकी सबसे जी प्रसिद्ध गजल है, जी हो गई है हो पीर गई है पर्वत की पीर पिघलनी पर्वत की चाहिए, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय जी से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा पूरी गजल निकलनी। ही इसी तेवर की है। हाँ आज जी यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त हम्म लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हिंदी चाहिए। और उसमें जब वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा खड़ा मकसद करना मेरा नहीं, मकसद नहीं है। जी मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो सूरत थी, ये जो देश दशा थी, वो जी ठीक नहीं थी, उस दशा को बदलना चाह रहे थे। जी ये ध्यान उन्हीं दिनों मगध की कविताएं लिख रहे थे श्रीकांत वर्मा, लेकिन जी सत्ता में थे इसलिए वो कविताएं प्रकाशित नहीं हो रही थी। हम्म इन स्थितियों का बयान श्रीकांत वर्मा अपनी कविताओं में कर रहे थे, मगध की कविताओं में, जी लेकिन वो सत्ता में जी बैठे हुए थे। लेकिन जी बोल रहे दुष्यंत कुमार आकाशवाणी की नौकरी करते हुए यह हम्म साहस दिखा पा रहे थे कि वह सत्ता की हर चाल का पर्दाफाश कर रहे थे कर अपनी जी गजलों के माध्यम से। जी। जी बहुत सही। अनूप जी, जब आपने बहुत सारे अपनी गजलों पर शोध के दौरान बहुत सारे रचनाकारों को आपने पढ़ा होगा, तो दुष्यंत जी के साथ एक बड़ा विवाद है कि उनकी जन्मतिथि को लेकर है।
ये सितंबर मास फिर दुष्यंत जी के जन्म का मास फिर है, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम इसमें रखा। कुछ लोग 1 तारीख मानते हैं, कुछ 27 तारीख। तो वास्तव में आपने जब उनका गहन अध्ययन किया, वास्तव में उनकी जन्म तिथि क्या थी? दुष्यंत जी का जन्म 27 सितंबर ही है। अच्छा। 27 ही उनकी वास्तविक तिथि है जन्म की। जी। मैंने जी। वो सारी चीजें पढ़ी हैं। जी। लेकिन दुष्यंत जी ये कहते थे कि 27 तारीख जो महीने के अंत में आती है, उस जी। समय वेतन का पैसा समाप्त हो जाता है। तो क्या जब बात घर में है! पैसा नहीं है तो जन्मदिन कोई क्या मनाएगा। तो बिल्कुल। ये उनका अपना तर्क था। जी। इसलिए उन्होंने आ, अपनी जन्मतिथि पहली सितंबर घोषित कर दी थी। जी। 1 सितंबर दुष्यंत कुमार ने अपनी जन्मतिथि घोषित की थी। उनकी वास्तविक जन्मतिथि 27 सितंबर ये थी। जी। उन्होंने कहा हाँ, कि क्योंकि महीने के अंत में कुछ रहता ही जी। नहीं है, तो जन्मदिन हम्म। की खुशी क्या मनाएंगे। तो ये उनका सही अपना बात। तर्क था। जी। जी। बड़ा दिलचस्प तर्क था। लेकिन लोग दोनों दिन उनकी जन्मतिथि मना लेते हैं। अभी 1 तारीख को भी उनको श्रद्धांजलि दी गई, और मुझे लगता है 27 तारीख आएगी तो 27 को भी लोग उनकी जन्मतिथि मनाएंगे। तो ये अकेले साहित्यकार है जिनका 2 दिन जन्मदिन मनाया जाता है, और पूरे धूमधाम से, विधि विधान से। तो ये अच्छी अनुज जी, बात आगे है। बात करते हैं। जी। 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 कि दुष्यंत जी, आज की अगर हम सामाजिक परिस्थितियों को देखें, क्योंकि अब तो प्रगतिशीलता चरम पर है और लोगों के विचारों में भी काफी बदलाव है। तो आज की सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में दुष्यंत जी जैसे रचनाकार को आप कहाँ पर देखते हैं? अगर हम आज की बात करें, उस समय तो जो उन्होंने दिया समाज को, वो आपातकालीन परिस्थितियां थी, लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में दुष्यंत जी को आप कहाँ पर देखते हैं, अगर सामाजिक सरोकारों की हम बातें करें तो? जी। देखिए, हुआ यह कि सरकारें बदलती रहीं, जी। लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। हम्म। और बिल्कुल। जो भी जाता है उस जी। व्यवस्था के ढांचे में फिट हो जाता है। हम्म। पूरी जो पूरा जो तंत्र है, जी। जिस प्रशासन के जो अंग हैं, जी। वो जी। सारे लोग कल पुर्जे की तरह से फिट हो जाते हैं। अब जी। कोई कितना भी ईमानदार आदमी हो, लेकिन हम्म। अगर जो ढांचा है, जो तंत्र है, जो जी। विधान है पूरा का पूरा, वह जी। जन जन विरोधी है, जन विरोधी है, जी। जनता के जी। साथ नहीं है, तो कोई जी। कितनी भी ईमानदारी से काम करेगा तो जनता जी। के खिलाफ ही वो चीजें चाहेंगे। जी। तो आम आदमी जो है, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, उसके हम्म। जीवन के लिए बहुत नहीं हुआ। कुछ हुआ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हम्म। नहीं बदला। ये कहना ठीक नहीं कि कुछ बदला ही नहीं। लेकिन हम्म। जो मेहनत कश जनता है, जी। उसे बहुत छला गया। जी। अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से, आश्वासनों हम्म। के माध्यम से बहुत भरोसा देकर हम्म। जनता को बहुत छला गया। हर बार चुनाव में जनता चली जाती है, और जी। अपनी अपने सीधेपन के कारण, अपनी सहजता के कारण वो सब पर यकीन कर लेती। ये जी। हुआ हमेशा। हम लोगों ने हम्म। जनता की स्थिति पिछले साल, जब कोरोना की जी। महामारी फैली थी, और जिस हम्म। तरह से मजदूर जगह जगह हम्म। प्रताड़ित हुए, जी। भगाए गए, मारे गए, भूखों पैदल, हम्म। मतलब वो 1000, 1500, 2000 किलोमीटर की पैदल जी। यात्राएं की। और बीच में जो यातनाएं सही, बच्चे, स्त्रियां, क्या जी। क्या नहीं हुआ। तो जी। ये जो दुख बहुत ही दर्द है, मार्मिक दृश्य था वो। जी। बहुत मार्मिक दृश्य थे। हम सारे जी। लोगों ने उन पर बहुत कुछ लिखा। ये जो जी। कुछ घटित होता है, ये तो एक उदाहरण है जो जो हम्म। एकदम सड़कों पर आ गया, इसलिए हमने जी। देखा। लेकिन जी। सामान्य आदमी जो मेहनत करता है, जो हर चीज बनाता है, जो जो घर, छोटे घर से लेकर बिल्डरों के यहाँ काम करता है, बड़े बड़े माल बनाता है, जी। बड़ी बड़ी जी। परियोजनाओं को करता है, जी। जो सड़कें बनाता है हमारे लिए, हम्म। उसकी जो जिंदगी है, वो जिस तरह से चली जाती है, और बार हम्म। बार छल छल के बाद भी वो यकीन करता
दुष्यंत कुमार उस जनता को अब भी जागृत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दुष्यंत रचनाकार तो अपने यशः काय में रहता है ना, अपने शब्दों में रहता है, अपनी रचना में जीवित रहता है। तो दुष्यंत कुमार की जो गजलें हैं वह आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जैसे जब वो कहते हैं तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। क्या ये आज अब आज के संदर्भों में देखिए इसे, जो तमाम सारे घर बनाता है, फैक्ट्रियां बनाता है, खड़ी करता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सड़क पर भी उसको जगह नहीं मिलती है। जिसके दम से गाड़ियों के पहिए घूमते हैं उसे किसी गाड़ी में जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। फिर कहते हैं कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। बिल्कुल। ये जो अंधेरा फैला हुआ है बहुसंख्यक आवाम के जीवन में, उसको कोई शहर कोई सुबह कैसे कह देगा। अभी बहुत सारे घरों में सुबह नहीं हुई है, बहुत सारे घरों में खुशहालियां नहीं आई है। तो कोई अंधा तमाशबीन तो है नहीं कि जो कह देगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। तो उसमें दुष्यंत जब ये कहते हैं, आखिर में लंबी गजल है, उसमें कहते हैं बाद में कि जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। क्या बात है। आम आदमी जब गुस्साता है किसी पर, अक्सर उसके साथ धोखा होता है। हर ऑफिस में जहां जाता है, छोटे से काम के लिए जाता है, हर स्तर पर उससे घूस मांगा। कहते हैं कि जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जो तुम बात करने का तुम्हारा लहजा है, जो गिड़गिड़ाते हो हर जगह हाथ जोड़ करके, जहां नेटवर्क में प्रॉब्लम। अनुपम शाही जी बहुत आभार आपका। राजदेव सिन्हा जी बहुत आभार। राजीव प्रखर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार पचौरी जी जुड़े हैं, रवि जी बहुत स्वागत है आपका। अनुपम शाही जी बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश स्नातक जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। सविता सौरभ जी बहुत आभार। अनुपम शाही जी, सविता सौरभ जी, बाबा जी महाराज, चंद्रकांत स्वामी जी, कुमार मंगलम जी, कुमार मंगलम रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आप लोग निरंतर उत्साह बढ़ा रहे हैं। राजीव प्रखर भाई, सभी का स्वागत करती हूँ। सर के नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सुमन श्री उपाध्याय जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सुमन जी आपका आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी मित्र निरंतर हमारा उत्साह बनाए हुए हैं और सर बहुत काम की बातें बता रहे हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं दुष्यंत जी पर। निस्संदेह सर के इस व्याख्यान से उन लोगों को जरूर लाभ होगा जो दुष्यंत जी पर अपना कार्य कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, उन लोगों को इससे अवश्य लाभ होगा। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी बीच में मेरा नेटवर्क कट गया था, अब मैं जुड़ पाया हूँ। थोड़ा सा समस्या आ रही है। हाँ जी, आप फिर से जरा सा मुझसे बात करें। जी, आप कुछ कह रही थी। जी जी, मैं ये कह रही थी कि अगर दुष्यंत जी जैसे रचनाकार या दुष्यंत जी स्वयं हिंदी गजल के क्षेत्र में नहीं होते तो हिंदी गजल आज कहां पर होती।
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर दुष्यंत न होते तो हिंदी में गजल जी। नहीं होती, नहीं, लेकिन कहाँ पर होती, नहीं होती तो खैर जी वो जी, नहीं है। हाँ नहीं, जी। लेकिन हिंदी गजल ऐसी नहीं होती जैसी आज है। जी। अगर दुष्यंत हिंदी गजल के क्षेत्र में न आते जी। तो हम ये मान लें कि हम लोग भी शायद न होते। दुष्यंत अगर हिंदी गजल में नहीं होते तो हिंदी जी। गजल में मैं भी नहीं होता शायद। हम्म। बाद के बहुत सारे लोग जी। जिनकी जो लोग दुष्यंत को आदर्श मानते थे, जी। आ, वो सारे लोग नहीं होते। वो तब अदम गोंडवी भी शायद उस तेवर में नहीं होते, वली सिंह जी। चीमा भी नहीं होते, हम्म। कुंवर बेचैन नहीं होते, कमलेश भट्ट, जहीर कुरैशी, ये जो महत्वपूर्ण इधर के लोग हैं, जी। अनिरुद्ध सिन्हा, डॉक्टर जी। भावना वगैरह, जो जो इधर बढ़िया लिख रहे हैं, भावना श्रीवास्तव बहुत अच्छा लिख रही हैं, तो इधर जी। की पीढ़ी, मनीष मनीष बादल लिख रहे हैं, केपी जी। अनमोल अच्छा लिख रहे हैं, ये जी। सारे के सारे इधर के बाद के लोग जो अभी बहुत जी। सारे पचासों लोग ऐसे हैं। तो जी। अगर दुष्यंत कुमार ने एक राजमार्ग नहीं तैयार कर दिया होता गजल का, हम्म। और अपनी अपने आक्रोश को, अपनी अनुभूति को प्रकट करने का एक शानदार माध्यम अगर प्रस्तुत नहीं कर दिया होता तो बहुत जी। सारे लोग गजल के क्षेत्र में नहीं होते। ये जी। इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज भी हुए थे। जी। दुष्यंत के खिलाफ लोगों ने लिखा था कि जी। दुष्यंत ने, कुछ लोगों ने इस भाषा में लिखा कि दुष्यंत हम्म। कुमार ने हिंदी में गजलों के जो मगरमच्छ छोड़ दिए, हम्म। उन्होंने उन्होंने नवगीत नवगीत के बच्चों को निगल लिया, गीत के बच्चों को निगल लिया। यह इस जी। तरह का आरोप भी लगाया कि दुष्यंत जी। कुमार ने मगरमच्छ छोड़ दिए गजल के, हम्म। और गीत नवगीत को निगल लिया। ये सच है। जी। ये भाषा तो ठीक नहीं है, लेकिन ये जी। सच है कि हम्म। दुष्यंत कुमार के कारण बहुत सारे जी। गीतकार, बहुत सारे हम्म। नवगीतकार, जनगीतकार गजल जी। के क्षेत्र में आए और गजलें जी। गाने लगे। अच्छी गजलें कही उन लोगों ने भी। और हम लोग जैसे गीत लिख रहे थे शुरू में, हम्म। और गीत ही जी। मुख्य विधा थी, तो हम्म। गजल में आए तो गीत कम हो गए। अब गजलों के 8 संग्रह हो गए, गीतों के 2 हम्म। संग्रह हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज ने प्रभावित किया। जी। तो गजल तो होती, लेकिन जी। यह जो उसका अ, गजल का तेवर है, जो उसका ताप जी। है, जो हम्म। उसकी आक्रामकता है, जो उसकी जी। उसकी भाषा है, जो आम जी। आदमी की भाषा को, हम्म। हिंदी और उर्दू दोनों को अपने सिंहासन से उतार कर हम्म। पगडंडियों पर दुष्यंत कुमार ने चलाया था। तो जी। दोनों गले मिलती हैं, जहाँ जहाँ जो हमारी मिली जुली जबान है, जिसे हिंदी का जी। व्यक्ति भी समझता है, और हम्म। उर्दू का व्यक्ति भी समझता है, उस जबान जी। में भी हम्म। लिखा जा सकता है विश्वसनीय तरीके से, अपनी बात हम्म। कही जा सकती है, जनता तक हम्म। अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। जी। इसका एक तरह से प्रमाण प्रस्तुत किया दुष्यंत कुमार ने, और जी। फिर बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चल पड़े। तो जी। इसका श्रेय तो दुष्यंत कुमार को ही जाता है। जी जी। बहुत सही कहा आपने, वाकई जो तेवर था, और वो तेवर बल्कि कभी किसी किसी शायर में उससे भी तीखा तेवर मिलता है। आजकल के जिन रचनाकारों जी, को हम वो तो पढ़ है। रहे हैं, बहुत से नहीं, लोग ऐसा विकास तो लिख होता रहे ही हैं, है, और वो निस्संदेह विकास तो दुष्यंत जी होता की ही ही है। देन है। जी। हाँ, ये दुष्यंत ने रास्ता दिखाया और जी। उस पर बहुत सारे लोग चले, और ये सच है कि आज की गजल दुष्यंत कुमार जी। से बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी। दुष्यंत कुमार हमारे पितामह हैं, जी। ठीक है, और जी। लेकिन दुष्यंत कुमार ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर जी। चलते हुए गजल आज बहुत आगे बढ़ी है। जी जी। निस्संदेह, बिल्कुल सौ जी फीसदी इस बात से सभी सहमत होंगे। अ, जी अनूप जी, हम एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज का दौर है, आज के दौर में व्यावसायिकता की होड़ है, और इसमें आपके समक्ष हिंदी का विशद समृद्ध साहित्य भी है,
और कविता के नाम पर मंचीय फुहड़ता और चुटकुलेबाजी भी साथ साथ चल रही है, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सामने उपलब्ध है। तो ऐसे में आप हिंदी साहित्य के भविष्य को कहाँ पर पाते हैं? ये चीजें हमेशा रही हैं। जी। हर समय समाज में अच्छे लोग भी रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं। हम्म, अच्छा जी। भी लिखा जाता रहा है और हम्म, आ, म, म, थोड़ा खराब ढंग का भी लिखा जा रहा है, थोड़ा अश्लील हम्म, और पुअर भी लिखा जाता रहा है। जी। इधर चूंकि हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, जी। मीडिया है हमारे पास, हमारे हाथ में मोबाइल है, जी। फेसबुक है और बहुत हम्म, सारे माध्यम हैं हम्म, अपने को व्यक्त करने के हम्म, लिए। तो इधर थोड़ा जी। झटपट वाला साहित्य ज्यादा लिखा जा रहा है, कुछ लिखा और डाल हम्म, दिया बिना सोचे विचारे। पहले लोग हम्म, सोचते थे, पढ़ते थे, बार बार देखते थे, अपनी रचना की हम्म, कई कई कॉपी करते थे। मुक्तिबोध हम्म, ने अंधेरे में कविता लिखी, तो हम्म, उसकी कई प्रतियां मिली बाद में उनके निधन के बाद। तो कौन हम्म, प्रामाणिक है, कौन बाद में जी। फाइनल रूप इसको दिया है, ये समझना कठिन हो हम्म, गया, बड़ी मुश्किल से उसको समझा गया। तो पहले लोग अपनी रचनाओं पर मेहनत करते थे उस तरह से। हम्म, अब हम्म, चीजों के केंद्र में हर तरफ अर्थ आ गया है, तो जी। कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, इस तरफ जी। लोगों का ध्यान है। तो बिल्कुल। धैर्य नहीं है रचना में, जो नहीं है। थोड़ा धैर्य हम्म, होना चाहिए। तो थोड़ी चीजें पके, हम उनको जी। तराशें, उनको निखारें, कुछ मित्रों से हम्म, परामर्श लें जहां संदेह हो, तो यह जी। काम नहीं हो रहा है। कई बार हम्म, पढ़ने के बाद लगता है पढ़ते हुए कि इसको ऐसे कर दिया जाता तो और अच्छा हो जाता। और अच्छा तो हो जाता, सही है। ये चीज नहीं हो रही है, वो धैर्य की कमी आई है। और जी। ये अश्लील लिखने वाले तो पहले हम्म, भी रहे हैं, अब भी इधर थोड़े हम्म, ज्यादा हैं, और मंच हम्म, ने इन चीजों को बढ़ाया है। बढ़ाया इसके है। पीछे कारण यह भी है जी। कि ये जो समर्थ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, हम्म, जो अच्छा हम्म, लिखते हैं, और हम्म, उन्होंने मंच को घृणित मानकर वहां से किनारा कर लिया। जी। तो जगह तो किसी के लिए खाली नहीं रहती ना। नहीं रहती है, बिल्कुल। हाँ, वो किसी की जगह खाली, कोई भी जगह खाली नहीं रहती। अगर हम हम्म, मंचों पर नहीं जाएंगे तो वहां कोई हम्म, और जाएगा, कोई हम्म, कोई स्तरहीन व्यक्ति जाएगा। हम्म, निराला मंचों से पढ़ लेते थे, माँ देवी पढ़ती थी, गोपाल दास जी। नीरज पढ़ते ही रहे हैं, जी। गोपाल शरण नेपाली जी पढ़ते ही रहे हैं, जी। जानकी वल्लभ शास्त्री पढ़ते थे, हम लोगों ने जानकी वल्लभ शास्त्री जी। को सुना है। भवानी जी। प्रसाद मिश्र मंचों पर पढ़ते थे। भवानी जी। प्रसाद मिश्र की वो प्रसिद्ध कविता गीत फरोश हमने गोरखपुर में सुनी जी। थी। हम्म, रमानाथ अवस्थी, भारत भूषण, सोम ठाकुर, ये सारे लोग, या पंत जी पढ़ते थे, सारे जितने बड़े रचनाकार हुए, दिनकर जी मंच पर जी। पढ़ते थे। हम्म, तो उससे इस जी। तरह के लोगों के लिए जगह नहीं मिलती थी। हम्म, जो जो स्तरहीन लोग हैं उनके लिए जगह नहीं मिलती थी। जी। इधर हुआ ये कि बंटवारा हो गया कि मंच के कवि अलग हैं और साहित्य के कवि अलग हैं। हम्म, पत, लि- बिल्कुल सही किताबों कहा में आप। छपने वाले, पत्रिकाओं में छपने वाले लोग अलग दूसरे किस्म के हैं, और मंच हम्म, पर जाने वाले लोग दूसरे हैं। तो उनके दूसरे लिए हैं। अगर आप छोड़ देंगे, जो जी। अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, हम्म, उनके लिए अगर हम खाली स्थान छोड़ेंगे, तो जो कुछ उनके पास है उसको आकर वहां सुनाएंगे। जी। अब वो कब्जा कर राधिका लेंगे वो कनाई, तो। हाँ, आज आज भी वो राधिका कनाई कर किए हुए हैं, और जी। उसके नाम पर कोई नई नई कल्पना तो नहीं कर पा रहे हैं, नई नए हम्म, भाव, नई उद्भावना तो नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन हम्म, वहां आकर के वो कुछ फुहड़ परोस रहे हैं, स्त्री पर, हम्म, पत्नी पर, बहुत हुआ तो पुलिस हम्म, पर, जी। पाकिस्तान पर। अगर ये जो हम्म, तीन चार चीजें खत्म हो जाए तो इनके कविता के विषय खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान बिल्कुल सही। पाकिस्तान के साथ हम्म, समस्या न रहे, स्त्री हम्म, इस जगत से समाप्त हो जाए, जी। पुलिस समाप्त हो जाए, तो हम्म, ये इनके लिए कविता का कोई विषय नहीं। नहीं थोड़ा बहुत रहेगा। खखार लेते हैं नेताओं पर। हम्म, तो ये मतलब, अ, मैं फिर कह रहा हूं कि विषय अच्छा होगा तो जी। कविता अच्छी होगी। हम किस विषय बिल्कुल। पर लिखते हैं, हम किसको चुनते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जी। खराब विषय खराब चुनेंगे तो, हम्म, और ऐसे लोगों के लिए जगह खाली करेंगे तो वो मंचों पर आए। हम लोग तो मंचों पर पढ़ते हैं,
शर्त यह है जी कि हम जो लिखते हैं, जो अपने घर में सुना सकते हैं, अपनी पत्नी और बेटे के जी साथ बैठकर जिस कविता को बिल्कुल सुनाते हैं, कई बार हम लिखने के बाद सुनाते हैं, और जी जो अपने मित्रों को, जो अपने विद्यार्थियों को सुना सकते हैं, वही जी कविता हम मंच से भी पढ़ेंगे। हम बिल्कुल मंच की शर्त पर कविता नहीं पढ़ेंगे, हम जी अपनी शर्त पर पढ़ेंगे। हम कविता हम्म के अनुशासनों के साथ, गजल के हम्म अनुशासनों, गीत के अनुशासन के साथ, उसके जी मानदंडों का पालन करते हुए कविता पढ़ेंगे, ये होना चाहिए। हम्म जी तो लीलाधर जगुड़ी की एक बड़ी अच्छी कविता है, रोज एक कम। हम्म उस कविता में वो कहते हैं कि हमारे बीच से कोई एक रोज कम हो जाता है, बहुत अच्छी कविता है। जी लेकिन लेकिन उसके सोने की जगह खाली नहीं रहती है, उसका हम्म उसका खाना फेंका नहीं जाता है, उसके हम्म ऑफिस में उसकी कुर्सी पर कोई और जाकर बैठ जाता है, उसके हिस्से का हम्म खाना कोई और खा लेता है, उसके बिस्तर पर कोई और सो जाता है। तो जी हम में से अगर हम लोग जगह खाली करते जाएंगे, जी तो दूसरे लोग उस जगह पर कब्जा कर, कब्जा करना यही बिल्कुल हो सही रहा है जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हम कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूक साहित्यकार को स्वयं होना पड़ेगा कि वो अपने कर्तव्यों, अधिकारों और समाज को जागरूक करने के जो कर्तव्य है उसके प्रति भी वो खुद भी जागरूक हो। बिल्कुल अदरवाइज तो जागरूक लोग हो, कब्जा कर ही और लेंगे। जागरूक हो, मंच पर अच्छी कविता पढ़े। की कविता हम लोग पढ़े, तो कहते प्रयास हैं भी करे अच्छी उस दिशा कविताओं में। को लोग खूब मन से सुनते हैं, लोग सुनना जी चाहते हैं। जी और अगर पाठक का स्तर, श्रोता का स्तर किसी ने गिराया जी है, तो जी उठाने का दायित्व भी हमारा ही है। बिल्कुल हम उनको अच्छा साहित्य देंगे, बढ़िया भोजन हम्म कोई जी स्वास्थ्यवर्धक पाएगा, तो कूड़ा कचरा जी क्यों खाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये हमारा ही दायित्व है जी जी। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इसका भला ही किया। जैसे कोरोना का दौर आया तो ये मंच तो बंद हो गए, वो हम्म, दुकानदारी भी बंद हो गई, तो ऑनलाइन तब भी थोड़ी स्तरीय रचनाएं सुनने को मिली। जी जी ये तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, आप स्वयं भी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, साहित्यकार के रूप में स्थापित हैं। तो हम चाहेंगे कि दुष्यंत कुमार जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली, समाज को दिशा देने वाली आपकी कुछ गजलें भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएं। तो आप से सादर आग्रह है कि आप अपनी कुछ रचनाएं भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। और अगर वो रचना आपके पास है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि जो आपने सबसे पहले लिखी या जो सबसे पहले आपने सुनाई, अगर वो रचना अच्छा, आपके पास है तो वो मेरा विशेष आग्रह है कि आप वो मुझे सुनाएं, मैं उस रचना को सुनना चाहूंगी। वो रचना तो छपी हुई है, लेकिन अच्छा वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। वो अच्छा कोई नहीं। वो क्योंकि दुख की रचना थी, वो उसका वातावरण अच्छा ये था नहीं चलिए कि कोई बात नहीं, फिर तो कि आज मैं आप वही हॉस्पिटल, सुनाइए जो। अस्पताल में मैं भर्ती था, जी जी और 2-3 महीने से बुखार उतर नहीं रहा था। हम्म मेरे रिश्तेदार, घर जी परिवार के लोग, सारे लोग निराश हो चुके थे। मैं जी 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जी और देवरिया के सदर हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पिताजी देवरिया में सर्विस करते थे, वहां मैं हम्म एडमिट था। घरों के भाई, माँ, पिता, सारे लोग। जी और मुझे जो लोग देखने आते थे, वो इस जी तरह से देख कर जाते थे कि अब दोबारा नहीं देखना है। तो अरे डॉक्टर भी ये मान लिए थे कि हम्म शायद कोई चमत्कार हो तभी बचे। तो जी उन्हीं उसी मनस्थिति में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। जी तो हाँ, वो मन के अरमान मन में धरे रह गए। जी हाँ, वो मार्मिक कविता थी, और वो चलिए कोई बात अब नहीं, तो, वो हम फिर कभी हाँ, अब सुनेंगे तो किसी और कार्यक्रम में। मासूम आज मुखड़े से माहौल आंचल दुष्यंत जी हटा ले वाला है मेरे। तो। हाँ, जी अब तो बाना कफन का पहनना ही है, कुछ इस अंदाज में लिखा जी था। जी तो हाँ, तो वो दूसरा था, मैं उसकी जी चर्चा नहीं करता हूँ जी जी। बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं आज हम कुछ उन्हीं का। कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूँ। हम जी लोग जी दुष्यंत की चूंकि चर्चा कर रहे हैं, जी जी हाँ, तो उन्हीं उसी कुछ परंपरा गजलें, को आगे बढ़ाने उसी वाली उसी रचनाएं। परंपरा की जी कुछ गजलें बिल्कुल मैं स्वागत है, पढ़ता हूँ स्वागत। जी। एक गजल मैंने कही थी, हमारा जी जो तंत्र है, मैं चर्चा उसकी कर रहा था। जी अ, बहुत सारे ईमानदार अधिकारियों को जी एक समय में इतना प्रताड़ित किया गया कि हाँ उन्होंने हाँ त्याग पत्र दे दिया। जी अपराधियों का संरक्षण करने के लिए जी ईमानदार अपराधियों की बलि दी गई। मैंने एक हम्म गजल कही थी,
और जी अ, उस गजल को मैं पहले सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। हाँ जी। ये मंजर देख कर हम्म हर शख्स हैरानी में रहता है। हम्म ये मंजर देख कर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस हम्म। का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। क्या बात है, वाह, ये बहुत मंजर सुंदर। देखकर हर शख्स हम्म हैरानी में रहता है। हम्म पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में देख रहता है। हम्म कोई भी माफिया हम्म खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हम्म। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो जी, हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। कोई भी कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हम्म हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। हम्म हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह हम्म हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह हम्म। मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। वाह। हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह हम्म। मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। जी गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल। जी। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल। अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। क्या बात है, बहुत गरीबों के लिए संवेदनशील भी इज्जत है और बचाना। सच भी है। जी। आज गरीबों भी के सच है ये लिए बात। बिल्कुल। गरीबों के लिए इज्जत बचाना जी, है बहुत मुश्किल। अभी भी हम्म। गांव में हो रही परेशानी में परेशानी, रहता है। क्या जी। बात है। शहंशाहों हाँ, की दुनिया जी। मिट गई गुजरे हम्म जमाने में। हम्म। शहंशाहों की दुनिया मिट गई गुजरे जमाने में। जी, हमारा रहनुमा पर रोबे सुल्तानी में रहता है। क्या बात है, वाह। शहंशाहों की बहुत। दुनिया मिट गई गुजरे जमाने में। जी हमारा रहनुमा पर रोबे सुल्तानी में रहता है। ये जी मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। जी पुलिस का महकमा जी। गुंडों की निगरानी में निगरानी रहता में, है। बहुत बहुत जी। अच्छा कहा, बहुत बढ़िया तंज भी है इस बात में। आपकी एक स्टूडेंट लिख रही हैं कि सर बहुत बढ़िया, कक्षाओं में हम एक दो पंक्तियां सुनकर ही रह जाते हैं, तो आज पूरी गजल इन्हें मिल गई। हाँ, बहुत वो प्रसंगवश में धन्यवाद बहुत सारे सविता लोगों जी, की आकांक्षा पंक्तियां जी। जी, सुनाता ओमलता रहता हूँ। जी। जी, सुरेश पांडे जी जुड़े हैं। सुरेश पांडे जी, बहुत स्वागत जी। करती हूँ आपका। सुरेश पांडे जी स्वीडन से जुड़े हैं हमारे साथ। नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। नीलम जी, बहुत आभार आपका, बहुत स्वागत करती हूँ। बिहार से जुड़ी हैं आप। बहुत मैं करता ये हूँ कि उनकी रुचि बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की जी, जरूरी है। क्लास में मैं पढ़ाते समय बहुत सारे कवियों की कविताएं जी उद्धृत करता रहता हूँ। उसमें जी कभी कभी एक आध पंक्ति अपनी भी पढ़ देता हूँ। जी तो मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। जी चार जी, पंक्तियां सुने स्वागत तो है, फिर। स्वागत। जी। जी। पिता की मुफलिसी जी। माँ की तड़प पहचान लेते हैं। हम्म पिता की मुफलिसी माँ की तड़प पहचान हम्म। लेते हैं। जी। पनीली आंख की पीड़ा को वे हम्म। अनुमान लेते हैं। क्या बात है। पिता की मुफलिसी माँ की तड़प पहचान लेते हैं। पनीली हम्म आंख की पीड़ा को वे अनुमान लेते हैं। टिफिन हम्म। में लेके बासी रोटियां चुप चुप चले जाते। क्या बात है, टिफिन में बहुत मालूम। लेके बासी रोटियां चुप चुप हम्म चले जाते। बिना हम्म। बतलाए बच्चे घर की हालत जान लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही मार्मिक चित्रण है। ये टिफिन में लेके बासी जी रोटियां चुप जी चुप चले जाते। जी बिना बतलाए बच्चे घर जी। की हालत जान लेते हैं। जान दे। ये चार पंक्तियां मैं और एक गजल की पढ़ता हूं कि जी, कभी स्वागत। शीशा जरा हम्म सी खा के ठोकर टूट जाता है। हम्म। कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है। जी, इरादे हों अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कभी शीशा बहुत जरा ही सी प्रेरक खा के पंक्तियां ठोकर हैं। टूट जाता है। इरादे हम्म हों अगर पक्के
तो पत्थर टूट जाता है, टूट जाता है। तनिक नादानियां भी हो तो घर हम्म खुशहाल रहता है। हम्म तनिक नादानियां भी हो तो घर हम्म खुशहाल रहता है, सभी चालाक होते हैं तो वो घर हम्म टूट जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। जी। बैलेंस तो तनिक जरूरी नाद है। जी। 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 तनिक सही नादानियां कहा। भी हो तो घर हम्म खुशहाल रहता है। बिल्कुल। तनिक नादानियां भी हो तो घर खुशहाल रहता है, सभी हम्म चालाक होते हैं तो वो हम्म घर टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। बहुत सुंदर। बनारस में आसपास मऊ में बुनकर हम्म। बहुत ज्यादा हैं, जी। और बुनकरों की जिंदगी के बारे में तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। एक बार मैंने हम्म। अखबार में पढ़ा कि कुछ जी। बुनकर जब हम्म उनके घरों में कुछ नहीं होता है तो खून बेचकर राशन लेते हैं, खून हम्म बेचते हैं तो खाने की हम्म चीजें खरीदते हैं। जी। मैंने चार पंक्तियां कही थी हम्म कि लहू जब बेचता है तब हम्म कहीं वह घर चलाता है। हम्म लहू जब बेचता है जी। तब कहीं वह घर चलाता है, हम्म दुखी है आज वे करघे जिन्हें हम्म बुनकर चलाता है। क्या बात है। लहू जब बेचता है तब कहीं हम्म वह घर चलाता है, दुखी हम्म है आज वे करघे हम्म जिन्हें बुनकर चलाता है। हम्म हुई हर चीज महंगी तब हम्म कहा होरी से धनिया ने। हम्म हुई हर चीज महंगी तब कहा होरी से धनिया ने, पता करते कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। क्या बात है। हुई हर बहुत। चीज महंगी तब हम्म कहा होरी से धनिया ने, पता हम्म करते कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। बहुत और खूब। मैं चार पंक्तियां और सुनाता हूं कि हमारे अंचल में हथेली को गदोरी कहते हैं। जी। हथेली को कहते हैं गदोरी। हम्म। गदोरी पर जी रची मेहंदी की लाली याद आती है। जी। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद हम्म आती है, मुझे हम्म अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। क्या बात, बहुत सुंदर। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे हम्म अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। जी। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी हम्म देखता हूं मैं, जी किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, जी। किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। धन्यवाद। बहुत किसी उम्दा। कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी हम्म के कान की हम्म। पीतल की बाली याद आती है। बहुत सुंदर। एक गजल की चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं कि जी। हम्म, स्वागत है। कभी जी। कभी यह चार पैसे की कमाई हम्म मार देती है। हम्म कभी यह चार पैसे की कमाई मार देती है, कभी स्कूल की महंगी हम्म। पढ़ाई मार देती है। क्या बात है। कभी यह चार पैसे की कमाई मार देती है, कभी यथार्थ। स्कूल की महंगी पढ़ाई मार देती है। हम्म। करोड़ों नौजवान हैं और जी। नौकरियां हैं थोड़ी सी। हम्म करोड़ों नौजवान हैं और नौकरियां हैं थोड़ी सी, फिर हम्म उसके बाद होती जग हंसाई मार देती है। बहुत सही कहा आपने। करोड़ों नौजवान हैं और हम्म नौकरियां हैं थोड़ी सी, फिर उसके हम्म बाद होती जग हंसाई सही। मार देती है। हाँ जी। जी। बहुत, बिल्कुल सही कहा जी। आपने। अनुज जी, वो गजल सुनाइए, वो दुष्यंत जी की परंपरा की। मुझे बहुत पसंद है आपकी वो गजल कि हमेशा रंग बदल दे से कलाकारी नहीं आती। वो जो आपने गजल जी। लिखी थी ना, बड़ा बड़े ही उसके मानी है उसके शेर, हर शेर वजनदार है और बहुत उम्दा जी। है। मैं चाहती हूँ कि वो गजल आप अपने दर्शकों को सुनाएं, हमारे दर्शकों को। उससे पहले मैं एक गजल सुनाता हूँ जरा, दूसरी। जी जी, बिल्कुल स्वागत है। एक दूसरी गजल में आज उसका, इस गजल का मुझे ध्यान बार बार आ रहा था। अच्छा जी, और इसका स्वागत एक शेर, बात है आज इसका एक शेर मैंने क्लास में किसी प्रसंग में सुना दिया था, तो वो है। जी। पूरी गजल सुना देता हूँ।
जी जी बिल्कुल, स्वागत। खेलते मिट्टी में जी। बच्चों की हंसी अच्छी लगी। हम्म। खेलते मिट्टी में बच्चों हम्म। की हंसी अच्छी लगी। जी। गांव की बोली हवा की हम्म। ताजगी अच्छी लगी। क्या बात है, बहुत खेलते सुंदर। मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी। हम्म। गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी। जी। मोटी रोटी साग हम्म। बथुए का व चटनी हम्म। की महक। क्या बात है, मोटी रोटी साग शुद्ध बथुए का देसी। व चटनी की महक जी। और ऊपर से वो अम्मा की खुशी अच्छी लगी। हम्म। रोटी मोटी साग बथुए का व चटनी की महक और हम्म। ऊपर से वो अम्मा हम्म। की खुशी अच्छी लगी। हम्म। अप्सराओं की सभा में जी। चहकती परियों के बीच। हम्म। अप्सराओं की सभा में हम्म। चहकती परियों के बीच हम्म। एक ऋषि कन्या सी तेरी हाँ, सादगी अच्छी लगी। क्या बात है, अप्सराओं बहुत की सुंदर। सभा में चहकती परियों के बीच एक हम्म। ऋषि कन्या सी तेरी सादगी अच्छी लगी। जी। और सभ्यता के इस पतन में हम्म। सभ्यता के इस पतन में नग्नता हम्म। की होड़ में जी। सभ्यता के इस पतन में नग्नता की होड़ में एक दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी। क्या बात है, बहुत सभ्यता सुंदर और के जिंदा इस शेर है। पतन में सभ्यता जी। के इस पतन में नग्नता की होड़ में एक हम्म। दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी। बहुत आखिरी खूब। शेर है जी। कि दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक हम्म। के समझौता किया। हम्म। दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया। जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी। बहुत सुंदर, बहुत ही जिंदा दिल ने शेर है, बहुत धिक्कारा अच्छा। बहुत जब झुक के समझौता किया। जी। जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी। हम लोगों क्या का बात है। समय ज्यादा हो रहा है। जी, मैं बस वह एक गजल जो गजल आप और गा रहे सुना हैं दीजिए। वही वह एक गजल गजल और सुनाकर फिर सुना। मैं, हाँ, जी, उस लेकिन गजल वो को गजल सुना सुना करके दीजिए। फिर, हाँ हाँ जी, बहुत बिल्कुल अच्छी। वही सुनाता हूँ। मैं जी। वही सुनाता हूँ। जी। हम्म, हमेशा रंग बदलने की हम्म। कलाकारी नहीं आती। जी। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। बदलते दौर की मुझको हम्म। अदाकारी नहीं आती। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। जी। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हम्म। जिसे तहजीब कहते हैं वो हम्म। आते आते आती है। क्या बात है, जिसे वाह। तहजीब कहते हैं वो हम्म। आते आते आती है। फकत हम्म। दौलत के बलबूते रवादारी हम्म। नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, जिसे बहुत ही सुंदर। तहजीब कहते हैं हम्म। वो आते आते आती है। फकत हम्म। दौलत के बलबूते रवादारी नहीं रवादारी आती। नहीं आती। हजारों महल बनवा लो बहुत हम्म। सी गाड़ियां ले लो। हम्म। हजारों महल बनवा लो बहुत सी हम्म। गाड़ियां ले लो। अगर किरदार बौना है तो जी। खुददारी नहीं आती। बहुत सुंदर, ये बहुत ही पूरे गजल की जान है ये शेर। जी, बहुत हजारों बढ़िया। महल बनवा लो बहुत सी जी। गाड़ियां ले लो। अगर हम्म। किरदार बौना है तो जी। खुददारी नहीं आती। नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। जी। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। क्या बात है, बिल्कुल कभी सही कहा। घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। जी। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है। हम्म। बुढ़ापा सब पे आएगा। जी। बुढ़ापा सब पे आता है। हम्म। बुढ़ापा सब पे आएगा। हम्म। भले होते हैं गर बच्चे तो हम्म। लाचारी नहीं आती। नहीं आती है, बिल्कुल सही। बुढ़ापा सब पे अच्छी बात। आता है। बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं गर बच्चे तो हम्म। लाचारी नहीं आती। हम्म। इसमें एक शेर थोड़ा अलग ढंग का हो गया था कि जी। बहुत
चुपके से कोई दिल में आकर बैठ जाता है, बहुत चुपके से कोई दिल में आकर बैठ जाता है, कभी भी सूचना देकर ये बीमारी नहीं आती। क्या बात है, क्या खूब कहा। बहुत हर बहुत शेर चुपके से, जी, स्वतंत्र है तो ये भी चलेगा। बहुत बहुत चुपके से कोई जी। दिल में आकर बैठ जाता है, कभी हम्म। भी सूचना देकर ये बीमारी नहीं आती। बीमारी नहीं आती। और आखिरी शेर है जी। जो एक तरह से स्वागत। रचना प्रक्रिया होती है। जी। कोई अंगार दिल को हम्म। दग्ध करता है बहुत दिन तक, हम्म। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, जी। न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा कोई आपने। अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, न हम्म। हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। चिंगारी नहीं आती। और दुष्यंत हमेशा जी वही रंग आते हैं। बदलने, जी, हमेशा जी। रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते जी। दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। बहुत ही मुझे सुंदर, ये लग बहुत मुझे बेहतरीन लगता गजल है कि, लगती है आपकी मुझे। जी जी। जी, शुक्रिया, तो अब हम धन्यवाद, अपने धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अनूप जी, जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या और देश के लोगों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, जो बड़े लोग हैं उनको तो कुछ नहीं दिया जा सकता, वो समझदार लोग हैं। जो नई जी। पीढ़ी के लोग हमसे जुड़े हैं, जी। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। हम्म। पढ़ने लिखने से बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। जी। यह यह सृष्टि नहीं थी तब भी शब्द था, हम्म। और हमेशा शब्द ही बचेगा। तो ये जी। जो शब्द की सत्ता है, ये जो पुस्तकें हम्म। हैं, या जो जिंदगी है, इन दोनों को हम्म। पढ़ना जरूरी है। किताबों को भी बहुत सही। पढ़िए और हम्म। जीवन को खूब ठीक से पढ़िए। बहुत जी। सारे अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, इसी में से हम्म। रास्ता निकालना है। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पास बैठें, उनके पास बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी यादें हैं, उनके पास ज्ञान का खजाना है। उनके पास कभी जी। बैठें, उनको थोड़ा टटोलें, उनको छेड़ें, उनसे बातें करें। यह बहुत जरूरी है, यह कर्तव्य जी। भी है, और उनसे हम हम्म। बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जी। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। जीवन में अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा रचें। अपने पढ़े के प्रति बहुत, अपने लिखे के प्रति बहुत मोह भी नहीं होना चाहिए। जी। जरूरत है तो अपना लिखा हुआ फाड़ भी दें, अगर हम्म। लगता है कि ये ठीक नहीं है। अपने भीतर जो हम्म। एक आलोचक है, उस आलोचक जी। को जिंदा रखें। अपनी रचना जी। को ऐसे देखें जैसे कोई दूसरा पढ़ रहा हो। तो अपने भीतर के बिल्कुल। आलोचक को भी बचाए रखें, अपने भीतर के हम्म। इंसान को बचाना बहुत जरूरी है। और अपने हम्म। भीतर जो एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हम्म। बचाए रखना भी जरूरी है। वो होता है बिल्कुल। तभी जिंदगी में जिंदगी होती है। नहीं तो बहुत जी। कुछ सुनसान, ज्ञानियों की तरह से हम उदासीन होकर जिंदगी को जीने लगेंगे। तो हम्म। जीवन में जो परिवार है, जो समाज है, जो गांव है, और उन जी। सब के प्रति लगाव जरूरी है। देश तो सर्वोपरि है ही। हम जी। स्थानीय नहीं होंगे, अगर हम हम्म। स्थानीय नहीं होंगे तो हम ग्लोबल भी नहीं हो सकते। बिल्कुल इसलिए सही अपने कहा आपने। अपने समय, अपने स्थानीय समस्याओं से टकराना भी जी। जरूरी है, उनको सुलझाना भी जरूरी है। तो जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात जी। करते हुए। कुछ जी। व्यवधान बीच में आए, लेकिन उस सब हाँ, के बावजूद ये आपसे तकनीकी युग बातें का करते हिस्सा हुए, है, व्यवधान आ ही जाते हैं कभी कभी। जी, नहीं, उसके जी। फायदे हैं तो उसके ये उसमें नुकसान भी व्यवधान भी है, आएगा। दोनों चीजें हाँ, साथ साथ क्योंकि चलती हैं। दूर दूर आप मेरठ जी। में बैठी हैं, मैं जी। काशी में बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे जी। लोग देश जी। विदेश के विभिन्न कोनों में बैठे हुए हैं। हम्म। तो सभी देख कोई रहे हैं लखनऊ में इसको। है, कोई भोपाल में है, जी।
तो तब उसके तक पहुंच बावजूद है, हम एक सारे सार्थक जुड़े हैं। कार्यक्रम आपके साथ रहा जी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी बातें आपने, बहुत सी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों को भी उससे काफी लाभ हुआ। मुझे उम्मीद है सबने इसका आनंद लिया होगा। और जैसा कि लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दर्शकों को भी ये पसंद आया, आपका व्याख्यान पसंद आया। आपने जो बातें बताई वो निस्संदेह उत्साहवर्धन करने वाली थी। और आपने जो संदेश दिया है आज के युवाओं को, वो भी काफी सार्थक है। अगर उस पर चले, बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपना सम्मान करें, अपने बाद अपनों का सम्मान करें, तो हम जी देश का सम्मान करने के लायक खुद ही तैयार हो जाएंगे। तो ये जी बहुत सार्थक बातचीत रही और बहुत अच्छा लगा। दुष्यंत जी पर भी काफी बातें हम लोगों को नई पता चली। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप इस कार्यक्रम में आए और हमें और हमारे दर्शकों को सभी को बहुत अच्छा लगा। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले महीने के तीसरे सोमवार को हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, किसी नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ, और होंगे आप और हम। तो अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत जी। प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद। आप सभी ने हमारा उत्साहवर्धन किया। सभी को नमस्कार, सभी की उपस्थिति को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जी जय जी, भारत। धन्यवाद वंदे धन्यवाद। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।